आपको बाकायदा इंतजार करना पड़ता है। गुर्दों के फेलियर के जो मरीज हैं वो दूसरे मरीजों की मरने की दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह वो मर जाए ताकि मेरी बारी आ जाए। तो यहाँ तकरीबन 6 महीने साल 1.5 साल लग जाता है किसी पेशेंट को डायलिसिस जो कि सर लाइन में लगने के लिए। जी जी सर, 1.5 साल की लाइन है उसमें दो आपकी बारी आने के लिए। उसमें दो ऑप्शंस है, लाइक या पेनफुल भी होता है डायलिसिस। डॉक्टर साहब आपने तो मैं कहता हूँ आंखें खोल के रख दी कि 10,000 रुपए का एक डायलिसिस होता है जी प्राइवेट, और महीने में 1,20,000 रुपए का सिर्फ आप पेशाब बनवाते हैं। ओह माय गॉड, एक महीने का 1,00,000-1.25 का डायरेक्ट खर्चा है डायलिसिस का, जिसमें सिर्फ पेशाब बनता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर भी कॉम्प्रोमाइज होती है। 8 से 10 गोलियां होती हैं सीकेडी के पेशेंट्स में, कम से कम जो उसने डेली लेनी है। डॉक्टर साहब मेडिसिन भी ऐसी है डॉक्टर महबूब साहब जिससे गुर्दों पे इम्पैक्ट आता है, गुर्दों की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सर सब गुर्दे अगर खराब हो जाएं, आपका क्रिएटिनाइन बढ़ जाए, पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाए, या जिसको जाग अभी आप बोल रहे थे वो हो जाए, तो ये कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अच्छा डॉक्टर साहब, गुर्दे फेल होने से बचने के लिए कौन सी खुराक खानी चाहिए, और गुर्दे फेल हो गए तो फिर कौन सी खुराक खानी चाहिए? अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह डॉक्टर कैसर ने जितना ज़बरदस्त तरीके से बताया, और यकीन जाने मेरा तो त्राह निकल गया, खौफ में आ गया हूँ कि गुर्दे खुदा न खास्ता अगर डिसफंक्शनल हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम होती है। 3 दफ़ा अस्पताल में जाना, और कितने घंटे तक बैठना होता है वहाँ पे? 4-5 आवर्स के लिए बैठना। तो इसका मतलब है कि 2 बंदे तो साथ में लग गए, और ये बंदा किसी अब काम का नहीं रहेगा जिसने हर हफ्ते 2 से 3 दफ़ा जाना है। ये ना जॉब कर सकता है ना बिजनेस कर सकता है, तो हो ही नहीं सकता ना। सर मैं जो आपको इससे भी ज़्यादा अगली चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो उसने ये सोचना है, ये फैसला करना है, वो डेली ये फैसला करता है कि मैंने जीना है, और डेली रात को ये सोचता है कि मैंने मरना है। ओए सर जिसका गुर्दा काम नहीं कर रहा, पेशाब नहीं बना रहा, अब आप ये देखें कि वो गुर्दे वाली जो मशीन है हीमोडायलिसिस, वो उसका पेशाब बना रही है। हर तीसरे दिन उसका पेशाब जाके वो मशीन बनाती है। तो इसमें पेशाब आना बंद हो जाता है? कुछ लोगों में पेशाब की पहले कमी होती है और ऐसा ऐसा पेशाब आना आखिरी स्टेज पे, जब स्टेज 5 पे पहुंच पेशाब आना बिल्कुल बंद हो जाता है। एंड स्टेज जैसे बोला जाता है ना, बेसिकली एंड स्टेज रीनल तो डिजीज है। अब मेरे हमसाए में, मतलब हम तो डेली पेशेंट देखते हैं, लेकिन मैं जो आपको भी बात बताने लगा मेरे हमसाए की, वो बेचारे नॉन अफोर्डिंग थे। सबसे पहले तो उन्होंने सिफारिशें करवा के किसी एक सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस की एक स्लॉट ढूंढी। ओके, कि आप हमें इतने ओवरबुक्ड है। सर आप ये देखें, कोई ऐसा छोटे से छोटा हॉस्पिटल नहीं है जो कि बचा हो डायलिसिस से। हर जगह पे डायलिसिस की भरमार है, इतने यूनिट्स लग रहे हैं डायलिसिस के, गुर्दे धड़ाधड़ फेल हो रहे हैं, और पीछे शुगर है। मुझे कोई 1.5 साल पहले एक डॉक्टर ने मुझे बोला था, कराची के थे, उन्होंने कहा था कि अशरफ चौधरी, कराची का ना कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ पे डायलिसिस की मशीनें ना ऐसे फारिग पड़ी हों। जी, आपको बाकायदा इंतज़ार करना पड़ता है। गुर्दों के फेलियर के जो मरीज हैं वो दूसरे मरीजों की मरने की दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह वो मर जाए ताकि मेरी बारी आ जाए। शेख जायद में हमारे आंखों पे डायलिसिस का बड़ा सेंटर है, तो और किडनी का स्पेशलिस्ट हमारे पास यूनिट भी है। सारा रेफरल जो पंजाब को होता है वो शेख जायद में होता है। तो यहाँ तकरीबन 6 महीने साल 1.5 साल लग जाता है किसी पेशेंट को डायलिसिस जो कि सर लाइन में लगने के लिए। जी जी सर, 1.5 साल की लाइन है, उसमें दो आपकी बारी आने के लिए। उसमें 2 ऑप्शंस है, लाइक या पेशेंट को नेक्स्ट एक्सपायर करेगा खुदा न खास्ता, या फिर कोई छोड़ देगा खुद से कि लाइक मैंने डायलिसिस नहीं करवाना, क्योंकि अगर उसकी कैपेसिटी 30 पेशेंट्स की मशीन 30 हैं तो 30 के ही एक टाइम पे कर सकते हैं, या उनका जो भी टाइम शेड्यूल है, तो नेक्स्ट आने की 2 ही चांसेस हैं। ये पेनफुल भी होता है डायलिसिस? सर पेनफुल नहीं होता, ऐसा कोई इसकी डायरेक्ट पेन नहीं है, वो तो लोग कंफर्टेबली करवा लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल किसी को नहीं पसंद वो प्राइवेट करवाता है। अच्छा, प्राइवेट में भी जगह नहीं है। अच्छा, प्राइवेट में 10,000 रुपए का एक डायलिसिस का एक सेशन है, और 10,000 रुपए का एक डायलिसिस होता है। जी, वो जो यूरिन आपको फ्री डेली बेसिस पे 4-4 5-5 दफा आ रहा है, उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि 10,000 रुपए का बंदा सिर्फ अपना पेशाब करने के लिए जाता है। जी, इतना महंगा।
अब आप अंदाजा लगाएं, इन गुर्दों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब आपने तो मैं कहता हूँ आंखें खोल के रख दी कि 10,000 रुपए का एक डायलिसिस होता है जी। प्राइवेट जो सामान बेसिकली लाना होता है ना, जो कैथेटर्स उन्होंने लगाने सारी चीजें मिला के सारा टोटल में जो हॉस्पिटल का बिल लाइन पे आता होगा, बाकी आना जाना टोटल एक बंदे का एवरेज 10,000 अब आजकल तो हेल्थ कार्ड पे कुछ जगहों पे हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जहाँ खुद मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं, प्राइवेट की तो हफ्ते में 30,000 रुपए जी, और अंदाजा महीने में, हाँ जी, और महीने में 1,20,000 रुपए का सिर्फ आप पेशाब बनवाते हैं। ओह माय गॉड, एक महीने का लाख सवा लाख का डायरेक्ट खर्चा है डायलिसिस का, जिसमें सिर्फ पेशाब बनता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर भी कॉम्प्रोमाइज होती है। दोस्तों ये सारी शुगर की वजह से है। इसके अलावा सर जो मेडिकेशंस हैं, खून बनाने की भी बाहर से टीका लगना है। ओके, लाइक वो हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो भी डोज किसी पेशेंट की बनती है वो लगवाना है, ताकि ब्लड तो बना नहीं ना गुर्दे, वो बाहर से हमने वो इंजेक्शन लगाना है। इसके अलावा मेडिकेशन फिर ये जो बाकी डिस्कस की हैं वो लेनी पड़नी है, उनका अपने एक्सपेंसेस हैं। 8 से 10 गोलियां होती हैं सीकेडी के पेशेंट्स में, कम से कम जो उसने डेली लेनी है, और वो 10 गोलियां उसने लेनी है, और उन 10 गोलियों में से कोई ऐसी गोली भी है जो 150-200 रुपए की कॉस्ट पड़ती है, उसकी डेली की 1,000 रुपए की दवाई है। 30,000 रुपए की उस बंदे ने दवाई लेनी है, 1 लाख रुपए के उसने डायलिसिस के सेशन करवाने हैं, और फिर वो डेली सुबह सोचता है कि आज मैं दोबारा जिंदा रहूंगा। जो लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते सर, वो फिर सिफारिशें करवाते हैं कि हमारा सरकारी हॉस्पिटल में किसी तरीके से हम लाइन में लग जाए। 1.5 साल तो लाइन में कुछ जगह होगी तो एक की सिफारिश लगी, वो यही तो डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं, लोगों के मरने की दुआ हो रही होती है कि कोई मरेगी तो हमें स्लॉट मिल जाएगी। इसमें सर ये डिस्कशन तो हम डराने के लिए नहीं कर रहे, बेसिकली पर्पस ये है कि ये हकीकत है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, डायबिटीज को हम सीरियस क्यों कहते हैं कि बेसिकली ये 70 to 80% जो पेशेंट वार्ड्स में एडमिट होते हैं, जितने भी ये रीनल के पेशेंट्स हैं, नेफ्रोलॉजी वार्ड्स हैं, सीकेडी की जितने जो सीकेडी की बेसिकली जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो डायबिटीज है। 70 to 80% जो पेशेंट्स हैं वो दोस्तों गुर्दे फेल होने के पीछे 70 से 80% रोल शुगर का है। शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। मैं बार बार पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, खुदारा अपनी शुगर को ठीक कर लो। रिफाइंड एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हमेशा के लिए निकाल दो अपनी जिंदगी से। वो फ्रूट खाओ जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 50 से कम हो और ग्लाइसीमिक लोड 10 से कम हो। ये जितने भी आपके पास नीले, पीले, काले, लाल शरबत आ रहे हैं, ये सब आपका सीकेडी का फ्यूचर आपका बना रहे हैं। खुदारा मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये ना करो। डॉक्टर साहब वजन का भी ताल्लुक गुर्दों के साथ आता है। सर देखें, एक बंदे का जब पानी बाहर निकल ही नहीं रहा, आप अंदाजा लगाएं कि एक बंदा वो दिन में 5 से 6 दफा यूरिन पास करता है, उसकी एवरेज क्वांटिटी 300 ml से 500 ml होती है एक यूरिन की। इसका मतलब है कि 1 से 1.5 लीटर वो रोजाना यूरिन पास कर रहा है। अब वो जब 1.5 लीटर यूरिन पास नहीं करेगा, और आप अंदाजा लगाएं कि उसका डेली का 1-1.5 किलो वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो सर जो पानी एक्स्ट्रा है ना बॉडी में, अच्छा, पानी अंदर वो पानी निकल ही नहीं रहा बाहर। वो 3-4 जगहों पे इकट्ठा हो सकता है, जिसमें फेफड़ों में जमा हो सकता है, जिसे हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। फेफड़ों में पानी जमा हो सकता है अगर फ्लूइड ओवरलोड हो जाए। अगर आप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि बर वक्त उनका डायलिसिस नहीं हुआ और इग्नोर करते रहे कि डायलिसिस नहीं करवाते, फिर वो फ्लूइड ओवरलोड वाली कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं, जिसमें पानी इकट्ठा लंग्स के या फेफड़ों के गिर्द हो सकता है, पेट में पानी इकट्ठा हो सकता है, जिसमें पेट फूल जाता है, जिसमें कहते हैं पेट में पानी जमा हो गया जी, असाइटिस जिसे बोलते हैं मेडिकल की टर्म में। और इसके अलावा पीडल एडिमा, जिसमें यानी कि पाँव के गिर्द सारा पानी जमा हो जाता है, इतने पाँव सूज जाते हैं उनके। जिसमें चेक करने का तरीका ये है कि आप अपने टखने से ऊपर प्रेस करेंगे अंगूठे के साथ, उसमें गड़ा बन जाएगा, जिसे हम पीडल एडिमा बोलते हैं। तो लाइक ये 3-4 जगहों पे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो जब पानी जिसम में इकट्ठा होगा तो वेट डेफिनेटली फिर ज्यादा होगा। डॉक्टर साहब ये तो शुगर हो गया, बाकी कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं डॉक्टर महमूद साहब जिससे गुर्दों पे इम्पैक्ट आता है, गुर्दों की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है? सर मुझे ना एक पेशेंट की कॉल आई, वो मुझे कहता है जी डॉक्टर साहब मैं ना ऑगमेंटन खा के अपने गुर्दे फेल करा लेने। मुझे वो खुद ही कहता है। ऑगमेंटन तो एंटीबायोटिक्स जी सर, सारी एंटीबायोटिक्स भी खराब कर सकती हैं अगर उनकी डोज वेल मैनेज ना हो। जितने पेन किलर्स हैं, NSAIDs हैं, ये अगर आप लंबे अरसे तक ले रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनको लंबे अरसे तक, क्योंकि रिमोटोलॉजी डॉक्टर कैसर हैं,
उनको पता है कि वो पेन नहीं, आप बॉल उधर ऐसे फेंक रहे हैं कि आप मतलब वो कम कर लो यार, सब की हो मतलब कह रहे हैं जानबूझ के करके, क्योंकि ये रेमटोलॉजिस्ट हैं, तो आप ये बताएं। मैं कुछ भी हो जाए, मैंने आपसे सुना सर आज खाली मदार हरामी रच बस गई है महबूब। सर इसमें ना दवाइयों का ये है कि सीकेडी एक दफा हो जाए, उसमें फिर ना जितनी दवाइयाँ कुछ तो बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है, लाइक वो देनी समझे गुनाह कबीरा। ओके, ये कौन सी सर? जिसमें एनसिड्स हैं या बाकी जितनी भी दवाइयाँ सर, थोड़ा सा समराइज कर लेमन लैंग्वेज में एनसिड क्या चीज है? सर पेन किलर जो दवाइयाँ ना, हाँ। जिसमें पैनाडॉल सेफ है, बाकी डिक्लोरान है या और बहुत सारे सर जो दर्दों वाली दवाइयाँ हैं, ये जोड़ों के दर्दों के लिए जो ये तो लाइक जब सीकेडी हो जाएगी फिर तो नहीं लेनी। उसके अलावा जितनी एंटीबायोटिक्स हैं कुछ तो हैं जिनकी डोजेज एडजस्टमेंट नहीं होती। हम पहले पेन किलर को जरा कर लें। पेन किलर बजाते खुद किडनी फेलियर का सबब बनते हैं अगर लंबा टाइम लेते रहे। कितना लंबा टाइम सर, जैसे अब सपोज कुछ को आदत पड़ गई, लास्ट टाइम हमने स्टीरॉइड्स का डिस्कस किया था, इस तरह कुछ लोगों को डिक्लोरान लगवाने की आदत होती है, कहीं इधर दर्द हुआ तो डिक्लोरान लगवा लो, चलो डिक्लोरान का टीका लगवा दें। वो डिक्लोरान खाते भी बहुत ज्यादा, निम्स जैसे गोली है, लाइक वो लोग 6 महीने साल 2 साल की। मैंने हमारे पास एक पेशेंट, वो हमारे वार्ड में आई, वो 18 साल से निम्स टैबलेट ले रही, लाइक इतना लंबा अरसा लोग दवाइयां ले रहे हैं, मतलब औसत दर्द है सर, जोड़ों का दर्द सबसे दायमी मर्ज है, दिल का दर्द नहीं, कोई भी दर्द ना। अच्छा, कोई भी जो सर एक तो वो दर्द है ना जिससे रात की नींद खराब हो जाती है। वो रिकॉर्डिंग से पहले आप बता भी रहे थे कि आपको वो दर्द बहुत है आपको। सर वो जिसमें कहते हैं मार डाला। सर जोड़ों के दर्द हैं, जिस्म में दर्द है, कहीं भी हों, पट्टों के दर्द हैं, लोग पेन किलर ले रहे होते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर देखे। इवन 6 महीने, साल 2 साल 3 साल लोग बिला वजह ले रहे होते हैं बगैर किसी तशखीस के कि लाइक उनका डायग्नोसिस क्या है, पेन किलर की जरूरत है या नहीं है। जब हम रूमेटोलॉजी में जैसे पेशेंट को पेन किलर देते हैं, लाइक ये नहीं है कि हम लंबा टाइम देते हैं, थोड़े टाइम के लिए दिया, उनका पेन रिलीफ किया, फिर उसके बाद जो उसकी वजह उसको ट्रीट करते हैं। ओके, लाइक जो वजह उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो फिर आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन लंबे अरसे तक पेन किलर आपके गुर्दों को तबाह कर देते हैं। लाइक लोग जाते हैं फार्मेसी पे, बताया जी इधर दर्द है, फलां जगह दर्द है, वो पेन मैंने दर्दानी गोली दे दी, हाँ वो फिर जो उसके पास पड़ी होगी वो दे देगा, और मरीज फिर जब भी उसे दर्द होगा उसके माइंड में जो स्टोर वाला जो ये डॉक्टर स्टोर वाला आपको वही गोली देगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा मार जाए। दूसरा ये वो तो एक अलग बात है, लेकिन असल बात है लेने वाला जो बेचारा है उसको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि अभी हमने सीकेडी की जो सारी कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस की हैं वो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों में मुब्तला हो जाएगा। शुगर के बाद और ब्लड प्रेशर के बाद तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉज है ये जो पाकिस्तान की हद तक पेन किलर के लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर्स, दर्दों वाली दवाइयाँ, हल्की सी ये कंधे दर्द की है तो कोई दूसरा ये है खाते रहते हैं। एक पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने फलां दवाई लिखी, उस टाइम आराम आ गया, तो वो पूरी खानदान में फैमिली में चलता रहता है कि वो अपने फैमिली ग्रुप में बता देगा यार मैंने दर्द होया सी तो मैं ब्रूफीन खाती थी। ठीक है, वो फिर लाइक देखिए हर दवाई की डोजेज होती है और उसको प्रॉपर टाइम होता है कब लेना है, ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेनी चाहिए। और इवन अगर जैसे हमने डायबिटीज़ पर डिस्कस किया कि शुगर को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। इवन आप फिर जो सीकेडी वाला पेशेंट है ना, कोई वो उसकी खुराक पूरी प्रॉपर एक उसकी फिर मॉडिफिकेशंस होंगी डाइट में। हम अभी खुराक पे आते हैं कि सीकेडी हो जाए तो कौन सी खुराक खानी है, सीकेडी से बचने के लिए हमने कौन सी खुराक खानी है, उस पर हम आते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपने जो इस वक्त आज सीकेडी गुर्दों पे बताया, इसके अलावा कोई और भी मेडिसिन है जिससे स्टीरॉइड का क्या इम्पैक्ट आता है? स्टीरॉइड का कोई खास ऐसा किडनी पे इफेक्ट नहीं आता, लेकिन उसकी बाकी कॉम्प्लिकेशन पूरी बॉडी सबसे कॉमन सर दर्दों वाली दवाई एनसिड्स हैं या जो मेटल्स हैं, जो लाइक ये हकीमों से दवाइयां चल रही हैं, उसमें अब कुछ मेटल्स हैं लाइक जो किडनी के बेसिकली जो बॉडी में कोई भी चीज जाती है ना, उसने दवाई कोई भी उसने या गुर्दे से निकलना है या उसकी मेटाबॉलिज्म जिगर के थ्रू है, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम उन्होंने गुर्दे के थ्रू बॉडी में डाइजेस्ट होके निकलना है। तो वो फिर जो गुर्दे के लिए डैमेज करती हैं, लाइक बगैर किसी सोचे समझे दवाई ले रहे हैं, तो वो आपकी नुकसान ही एट द एंड देंगी आपको। डॉक्टर साहब हकीमों के कुश्ते हमारे खिलाफ कोई हकीम पीछे ना पड़ जाए, हम सिर्फ एजुकेशनल प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे कि कुश्ते के अंदर ना क्या चीज़ होती है वो बताता ही नहीं है। तब देखिए एक सफूफ बना होता है, उसके अंदर क्या मिक्स है,
किसी को कोई पता नहीं है, कोई लेबल नहीं हुआ हुआ, कोई हाँ, डॉक्यूमेंट नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल। क्या किस क्वांटिटी में है वो। हाँ, अब लेने वाले ने तो जाके ली, कुछ उसकी लिया। दर्द को आराम आ गया और उसने कह दिया हकीम साहब, या कोई भी कोएक है, या इवन कोई भी हो सकता है ना, लाजमी नहीं हकीम साहब, उसने कहा दी जबरदस्त, मैंने तो सुबह एक कुश्ता लिया था, शाम को ठीक हो ठीक गया। हो गया। अब सर वो बेचारा लेता रहता है, अगले दिन 2 दिन 4 दिन, उसको जब पता लग जाता है कि उस वक्त मैं रेड लग चुकी होती है। जी, उसको ये लगता है कि अब वो कुश्ता खाता रहता है, ये पूड़ी खाता रहता है, या जो वो बगैर किसी लेवल की गोलियां वो खाता रहता है, तो वो ठीक रहता है। लेकिन टेस्ट उसने क्यों करवा नहीं रहा, या उसका जिगर खराब हो रहा होता है, या खून की कमी गुर्दे है, खराब। या गुर्दे खराब हो अगर रहे हैं। इस तरह हो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो, पहले तो डॉक्टर से मशवरा करें और अपना कुछ टाइम पर टेस्ट करवा लेना। अगर आपको प्रॉब्लम लाइक कोई है, पहली बात है किसी डॉक्टर के मशवरे से लें, वो आपकी प्रॉपर बीमारी की तशखीस करे कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। डॉक्टर साहब, गुर्दे अगर ख़राब हो जाए, आपका क्रिएटिनाइन बढ़ जाए, पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो जाए, या जिसको जाग अभी आप बोल रहे थे वो हो जाए, तो ये कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? उसमें मैं जो नॉर्मली मेडिकल स्पेशलिस्ट से डॉक्टर होता है वो ट्रीट कर रहा होता है, या कंसल्टेंट फिजिशियन। जी, CKD 3 तक तो कंसल्टेंट फिजिशियन ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन CKD 3 से जब क्रॉस करते हैं फिर नेफ्रोलॉजिस्ट भी ऑन बोर्ड होता है, ताकि वो डायलिसिस का बर वक्त फैसला करे, क्योंकि डायलिसिस को भी जितना लेट डिले करेंगे उतना बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, उतनी कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क बढ़ता जाएगा। उसने टाइमली ये डिसाइड करना है कि डायलिसिस कब इनिशिएट करना है। लाइक बहुत सारे पेशेंट्स में जल्दी स्टार्ट करवा देते हैं, कुछ में डिले कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है, सारी ओवरऑल पिक्चर पे डिपेंड करता है पेशेंट की। इवन वो फिर किसी की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो तो शुरू में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सारी उसकी मेडिकल कंडीशन पे है। ओके, अल्लाह माफ़ करे जी, जो तरीका आपने सारी चीज़ें बताई हैं, बड़ी आई ओपनिंग है, दिमाग खोलने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह ताला। और कई लोग CKD के लिए यूरोलॉजिस्ट के पास जाते रहते हैं। बेसिकली अच्छा, ये यूरोलॉजिस्ट का काम? यूरोलॉजिस्ट बेसिकली किडनी का सर्जन होता है, और नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वो फिजिशियन होता है। फिजिशियन होता तो है। किसी को CKD है तो उसने नेफ्रोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट के अलावा यूरोलॉजिस्ट के पास तब जाना है अगर ऑपरेशन वगैरह की कहीं ज़रूरत है। नाजरीन सुन लें, अगर गुर्दे आपके ख़राब होना शुरू हो गए हैं तो पहला आपका डॉक्टर है जो मेडिसिन का स्पेशलिस्ट होता है, जिसको कंसल्टेंट फिजिशियन कहते हैं। ये आपकी पूरी बॉडी के डॉक्टर होते हैं, यही माहिर ज़ियादतीस भी होते हैं। पहले आपने इनके पास जाना है, और उसके बाद जब CKD 3 पे पहुंच जाए, अब गुर्दों की बीमारी तो एडवांस लेवल पे चली जाए, तो फिर आपने गुर्दों के डॉक्टर होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, उनके पास जाते हैं। एक डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट होते हैं। यूरोलॉजिस्ट बुनियादी तौर पे आपके गुर्दों का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर होते हैं। वो सर्जन होता है, यूरोलॉजिस्ट सर्जन होता है, और जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो फिजिशियन होता है, यानी दवाइयों से इलाज करने वाला बंदा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट ये एक दूसरे का बिजनेस ले रहे होते हैं। सर ले नहीं सकते, देखिए लेकिन ट्रीट कर रहे होते हैं। मेल प्रैक्टिस है सर। असल में जैसे भी AVF की बात की है, ये फिस्टुला, ये बेसिकली तो आता है कार्डियोथोरेसिक सर्जन के डोमेन में। यूरोलॉजिस्ट नहीं कर रहे हैं, गलत कर देंगे, फिर फंस जाएंगे, फिर ख़राब कर देंगे, पेशेंट बेचारे से चार्ज कर लेंगे, अनफॉर्चुनेटली फिर उनको और जगह रेफर कर देंगे। ये मेल प्रैक्टिस। अच्छा, इस तरीके से रूमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक इसी ये तरह भी एक दूसरे का। इसी तरह अब रूमेटोलॉजिस्ट जो है वो फिजिशियन, उसका काम है कि आपकी सर वो ना रूमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन सिर्फ एक बात पे मुत्तफिक हैं कि पैसे लेने कि ये रंग सफेद है। अच्छा, इसके अलावा वो किसी बात पे मुत्तफिक नहीं है। बेसिकली इनकी दोनों बिल्कुल अलग अलग है। दोनों की ट्रेनिंग ही डिफरेंट है ना। लाइक जैसे ऑर्थोपेडिक है, उसने सिर्फ ऑपरेशन करना है। ओके, लाइक ऑपरेशन वाली जितनी उसको गिरा है, चोट लगी है, वो अब रूमेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए उसे। रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाए, फ्रैक्चर हो गया, वो ऑर्थोपेडिक के डोमेन में है। किसी का लाइक घुटना रिप्लेसमेंट होना है तो वो ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा। अगर आपको वैसे कोई जोड़ों में दर्द है तो फिर आपने रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। इसी तरह अगर आपको अगर कोई किसी को स्टोन्स है, सपोज किडनी स्टोन्स है, वो ऑपरेशन की जरूरत है, तो फिर तो ऑटोमेटिकली नेफ्रोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करे। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जैसे न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी है, तो न्यूरोलॉजी लाइक जो ब्रेन फिजिशियन है उसे हम कहते हैं न्यूरो फिजिशियन, और न्यूरो सर्जन है उसने ऑपरेशन करना है। बेसिकली दोनों आपस में जिसके पास पेशेंट जाएगा छोड़ता कोई नहीं है, तब तक चलाते रहेंगे जब तक के मरीज मर नहीं जाता खुदा न खास्ता, या खुद कहता है डॉक्टर साहब मेहरबानी करो किधर भेज दो। इसके अलावा पेशेंट को कोई नहीं छोड़ता। सही, ये मेल प्रैक्टिस है, ये सब बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि हमारे मुल्क में कोई कानून लागू नहीं है। तो एनीवे, अच्छा डॉक्टर साहब, गुर्दे फेल होने से बचने के लिए कौन सी खुराक खानी चाहिए,
और गुर्दे फेल हो गए तो फिर कौन सी खुराक खानी चाहिए? अच्छा, जो पहले वाला पार्ट है वो अगर इजाजत दें तो मैं भी थोड़ी सी हलाल कर लूं। बिल्कुल सर, ठीक है। और ਅਸੀਂ थोड़ी चेरी खा लिए उतनी देर में आप लोग चेरी खा लें। दोस्तों, चूंकि मैं आपका गजाई रहनुमा हूँ, फातिह दियाबीतस हूँ, मैं 80% वाला जो पार्ट है ना कि गुर्दे फेल होने में जो मेजर पार्ट है वो शुगर का है, तो मैं आपको सिर्फ वो वाला पार्ट बताऊंगा। ठीक है, आपने शुगर को कंट्रोल कर लें, आपके गुर्दे 80% बच जाएंगे, बाकी 20% जो पेन किलर का रोल है वो डॉक्टर साहब ने आपको ऑलरेडी बता दिया। शुगर कंट्रोल करने का फार्मूला कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने अपने इस राज को, इस फार्मूले को खोल खोल के बताना शुरू कर दिया। आपकी खुराक में 3 चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और गंदे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और जो गंदे कार्ब्स होते हैं उसको कहते हैं सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स। सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स अपनी जिंदगी से मुकम्मल बैन कर दें। सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स कौन से होते हैं? सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स में आपके तमाम अनाज हैं, जिसमें गंदम, चावल, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा, ये आपके सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स हैं। ये इसमें क्योंकि आजकल मशीनें इतनी बारीक पीसती हैं आटे को कि उसका जो फाइबर है वो सारा ज़ाय हो जाता है, फाइबर रहता ही नहीं है, और उसमें जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो भी सारे जल जाते हैं। तमाम बेकरी आइटम्स सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स हैं। जितने बर्गर आपको मार्केट में मिल रहे हैं, शवारमे मिल रहे हैं, जितने भी फास्ट फूड की चेन्स हैं, KFC है, मैकडॉनल्ड है, ये OTPT करके कोई 1 पोटैटो 2 पोटैटो वाली जो रेंज है, ये सारी कंपनीज आपके गुर्दों की अल्टीमेटली रेड लगाएंगी। आपकी शुगर बढ़ेगी तो गुर्दे आपके तबाह होंगे। फिर इसके अलावा जो ड्रिंक्स हैं, जैसे पेप्सी है, कोक है, रूह अफ़ज़ा है, जामे शीरी है, स्टिंग है, रेड बुल है, कराची वालों पाकोला है, ये जितने भी आपको ड्रिंक्स मिलते हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं या नॉन फिजी ड्रिंक्स हैं, सारे आपके गुर्दों को तबाह करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको ज़रा बता दी हैं कि गुर्दों की अगर आपने हिफाजत करनी है, प्रोटीन आप खाएं, फैट्स आप खाएं, हेल्दी फैट्स खाएं, हेल्दी फैट्स खाने, नॉट वेजिटेबल्स, ऑयल्स या सीड्स ऑयल आपने नहीं खाने। प्रोटीन में आपने कोशिश करें कि जो एनिमल प्रोटीन है वो ज़्यादा बायो अवेलेबल होती है, वो आप खाएं। अंडे खाने पे कोई पाबंदी नहीं है, जर्दी खाने पे कोई पाबंदी नहीं है, बड़ा गोश्त खाएं, छोटा गोश्त खाएं, लाहौरियो खोता नहीं खाना बस उसे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब अगर गुर्दे खत्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, CKD में आप चले गए हैं, तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर महबूब आप बताइएगा, CKD का बंदा हो गया जी सर, अब वो क्या खुराक है?